बिहारीगंज में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के उदासीनगंज अनुमंडल के उपाध्यक्ष खुशबू कुमारी जी है, जो अभी बिहारीगंज से संभावित विधानसभा प्रत्याशी है। उनसे बातचीत करेंगे। जी, हमारे चैनल में आपका जी, आप बेरोजगारी को कैसे देखते हैं और यहाँ के युवा जो दूसरे राज्य करने जाते हैं वो आप क्या करेंगे? देखिए, बेरोजगारी तो एक श्राप है, श्राप की तरह ही उसको देखते हैं। और जो युवाएं बाहर जा रहे हैं, उनका काम करने जा रहे हैं, तो इसके लिए तो हमारी सरकार कह ही रही है, हमारे जो विभाग है वो कह ही रहे हैं कि जब भी हमारी सरकार आएगी सरकार में, तो हम लोग फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, चाहे छोटे स्तर पर बड़े स्तर पर। फिर क्या होगा कि यहाँ पर रोजगार की व्यवस्थाएं होंगी और फिर बाहर लाइन हो जाएगी। राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आपकी पार्टी जनसुराज पार्टी क्या तैयारियां कर रही है? आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तैयारियां यही हो रही है। पहले तो किस स्तर पर ये कमजोरियां हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, उनकी जानकारी लेके फिर उसके लिए जो आर्थिक रूप से कैसे उसको सही किया जाए। हमारे क्योंकि आर्थिक भी जरूरी है, ऐसे का इनकम भी जरूरी है। और जैसे कि प्रशांत जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार अभी बनती है तो 2 घंटे के अंदर सबसे पहले जो है शराबबंदी को हटाया जाएगा, क्योंकि शराबबंदी एक नाम मात्र का शराबबंदी है, कुछ शराबबंदी है नहीं, तो उसको हटाया जाएगा। और उससे जो एक कोष होता है ना, वो कोष आएगा जिससे कि आर्थिक स्थिति हमारे पास मदद मिलेगी। खुशबू जी, आपका विधानसभा क्षेत्र एक किसान का है, यहाँ किसान ज्यादा आय करते हैं, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या सोच रखी है? देखिए, सोच तो बहुत है और फिलहाल तो किसान के लिए सही बात है, बहुत समस्याएं हैं। अगर समय पे उनको खाद नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा दुगना रेट में खाद मिलता है, और फिर उसके बाद फसल का सही रेट भी नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने यही सोचा हुआ है, जब हमारी सरकार आती है तो हम लोग किसान के लिए सबसे पहले तो जो उनको सही रेट में है, खाद है, यूरिया है, जो भी है, तो इसका एक सही रेट में उनको अवेलेबल कराया जाए। उसके बाद उनका जो भी फसल होता है, उनका इनकम भी उनको, उनका रेट भी उनको सही मिले। दूसरी बात है कि अगर हमारा जो 5 वो मुद्दा है उसमें किसान के लिए है कि अगर आप फसल लगवाते हैं तो जो मजदूर की जो लागत है वो सरकार देगी, तो इससे भी उनके आर्थिक स्थिति और आय पर असर पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं? योजनाएं तो वही है कि सब कुछ है मगर काम नहीं हो रहा, तो आपको उस पर काम करना है, चाहे वो स्वास्थ्य में हो या एजुकेशन में हो। सब बस वही बात है कि स्कूल है, पढ़ाई नहीं है, हॉस्पिटल है, इलाज नहीं है, तो हमें उसमें काम करना है, उस क्षेत्र में काम करना है कि स्कूल ठीक है, पर स्कूल किस तरीके से वहाँ एजुकेशन हो, शिक्षा हो, उस पर काम करना है। और उसका काम इस तरह से करना है कि एक आदमी की बस की बात नहीं है। हम लोग जब भी हमारी सरकार आती है तो हम लोग एक टीम से और टीम के मदद से उसमें कहाँ एकदम से कहते हैं ना, बारीकी से ध्यान देकर कहाँ डिफॉल्ट हो रहा है, एक एक आदमी पर, चाहे वो जिस स्तर से हो, एक एक आदमी पर एक पैनी नजर रख के और उसको ध्यान देते हुए उसको अपने काम के प्रति जो है ना ईमानदार बनाना, तभी जाके सुधरेगा, चाहे वो शिक्षा का व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था हो। महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाएंगे? बच्चों के लिए तो शिक्षा ही है, और उसके बाद कुछ है जो बच्चों के लिए भी, बच्चे जैसे कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं बहुत जगह। ये तो कहती है कि सरकार ने रूल बना दिए हैं कि काम नहीं करना है 18 साल से नीचे बच्चे को, लेकिन काम वो अभी भी कर रहे हैं, तो उन पर जो है ना उनको रोकना है, सिर्फ ना कि कागजों पर। और महिलाओं के लिए ये करना है कि महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत बनाना है। वो रोजगार जब करने लगेगी, उनकी आर्थिक स्थिति जब मजबूत होगी तो फिर ये समस्या नहीं होगी। दलित और पिछड़ों वर्गों के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, हर चीज का तो मेरे नजर में हर बात की एक ही जड़ है, शिक्षा। चाहे फिर वो किसी भी के लिए भी हो, दलित के लिए हो या जिसके लिए भी हो, अगर वो शिक्षा को समझ रहे हैं तो फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी। और शिक्षा को इसलिए वो लोग नहीं समझ रहे, फिर वो एक कदम एक चेन की तरह जुड़ा हुआ है।
फिर वो शिक्षित नहीं हो रहे हैं या फिर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसका एक मूल कारण ये भी है कि उनके पास इनकम नहीं है, आय नहीं है। वो अपने परिवार का जो भरण पोषण सही से नहीं कर रहे, तो छोटे छोटे बच्चों को काम में लगा दे रहे हैं और फिर वो बच्चे पढ़ नहीं रहे, और जब जैसे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं तो फिर इसलिए ये सारी समस्याएं हो रही है। जिस तरह से देख रहे हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार श्रम सीमा पर है, इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे प्रशांत जी और आपकी जो राज पार्टी? किसान जी और हमारी जितनी भी पार्टी है, सबसे पहले तो ये जो प्रशासन का मनमाना है, इस पर हम लोग जो है ना लगाम लगाएंगे। इतना मनमाना है, मैं बता रही हूँ कि कल परसों की घटना है कि एक बच्ची के साथ इस तरीके से होता है कि वो उसके खाने में जहर दिया जाता है, और जब मैं प्रशासन के पास जाती हूँ तो वो कभी कहते हैं यहाँ जाइए वहाँ जाइए, खुद से लिख के दीजिए, FIR दर्ज नहीं होगा, अभी वहाँ हॉस्पिटल से जाइए। तो इतनी इसकी स्थिति खराब है, पहले सबसे पहले उनको सुधारना। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए प्रसाद जी क्या रणनीति बनाई है? बहुत सारी रणनीति बनाए हैं, जब हमारी सरकार आएगी तो आप देख लीजिएगा क्या क्या रणनीति बनाई गई है। चलिए, आप यहाँ से एक संभावित प्रत्याशी है और आप प्रत्येक पंचायत जाते हैं, पंचायत जाकर डोर टू डोर जनता से मिलते हैं, महिलाएं से मिलते हैं, उन लोगों की क्या समस्या होती है, क्या आपको सुनने को मिलते हैं पंचायत में? एक समस्या नहीं होती है, हर जगह की अलग अलग समस्याएं होती है, और जो कॉमन समस्या होती है तो वो तो यही बात होती है कि सभी के बच्चे यूं ही खेलते रहते हैं। उनका कहना है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, फिर उनके घर वाले बाहर रहते हैं, उनके पास उसके बाद जो है, मैंने बहुत ऐसे महिलाओं से भी मिली हूँ जिनका कि उम्र होने के बावजूद उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, घर नहीं है लेकिन उनको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, कागजों पे क्या मिल रहा है पता नहीं। मैं बहुत ऐसे महिलाओं से मिली हूँ, जब मैं कहती हूँ तो कहती है कि इससे नहीं मिलता है, नहीं मिले की करवे देवे नहीं करे। तो ये सब बहुत ज्यादा समस्या है कि जो बेसिक चीज भी होनी चाहिए, जो सरकार दिखा रही है कि मैं इंदिरा आवास दे रहा हूँ, वृद्धा पेंशन दे रहा हूँ, उस चीज की भी सुविधाएं उनको नहीं मिल रही। आप जैसे पंचायत में घूमते हैं तो मूल पंचायत की मूल समस्या क्या है, जिसे आप भी देख के आपके रोंगटे भी खड़े हो जाते होंगे? देखिए, मैंने बताया ना कि एक तो ये होता है ना कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस स्थिति में वो रह रही है वो देखा नहीं जाता है। दूसरा होता है ना कि शोषण का भी एक माहौल है, बहुत ज्यादा शोषित हो रही है महिलाएं खासकर, तो वो देख के भी थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज देखते हैं तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, अंदर से झकझोर जाते हैं, और खासकर तो उनकी आर्थिक स्थिति। आपके विधानसभा क्षेत्र में हमने कुछ जगह रिपोर्टिंग की है जहाँ दलितों बस्ती है, वहाँ जब हम गए तो वहाँ की जो स्थिति देखिए, अभी भी बद से बदतर जिंदगी वो लोग गुजार रहे हैं। आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और आपकी पार्टी उन चीजों को कैसे, जो अभी स्थिति है उनको कैसे दूर करेंगे? देखिए, फिलहाल तो ऐसे भी अगर प्रचार में जाती हूँ, सभा करने जाती हूँ, जब लोगों का ये देखती हूँ कि उनके पास घर नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो जहाँ तक होता है वो हम लोग अभी कर रहे हैं। चाहे उनका इंदिरा आवास में नाम जुड़वाना हो या फिर जो छोटी छोटी है वो काम हम लोग कर रहे हैं। फिर जब हमारी सरकार आ जाएगी तो इसको बहुत सुचारू रूप से युद्ध स्तर से किया जाएगा। कम से कम उनको जो मूलभूत चीज है, उनको जिनके वो हकदार हैं, जो उनको सरकार शो कर रही है कि हाँ इनको मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रही थी बिहारीगंज विधानसभा की संभावित प्रत्याशी खुशबू कुमारी जो जनसुराज पार्टी के उदासीनगंज अनुमंडल से उपाध्यक्ष भी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है, जो अभी मुद्दा है, जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है, राज्य में भ्रष्टाचार हो या राज्य में आर्थिक स्थिति कैसे सुधारा जाए, इनको लेकर रणनीति बनाई गई है और इन्हें जल्द जैसे ही हमारी सरकार आएगी सभी बिंदुओं पर फोकस की जाएगी और सबसे पहले युवाओं को रोजगार देंगे। बहरहाल आगे आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी जानकारी जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।